सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का विज्ञान योगालय में। तो आज जो हम हैं, पिछले संडे को मैंने एक टेस्ट दिया था। उस टेस्ट का बेसिकली सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस टेस्ट में वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप सब कोशिश कीजिए कि हम लोग हैं इसको सॉल्व करें, समझे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम द रैम एंड इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। एंड सेकंड है अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द www। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे हमें समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम। बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है प्यारे बच्चों, वो पहले जो है सेकेंडरी मेमोरी से आपका रैम के अंदर आता है, और रैम के अंदर ही आकर के वो रन करता है। जैसे हम लोग जूम ऐप पे क्लास ले रहे हैं, तो जो जूम ऐप चल रहा है वो रैम में चल रहा है। जैसे ही पावर ऑफ होगा रैम का कंटेंट खत्म हो जाता है। रैम को हम बोल देते हैं वोलाटाइल मेमोरी भी। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। इसका उल्टा सही होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है पहले सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आता है, तब वो रन करता है बाय द सीपीयू। ठीक है। अब एक बात समझने की है, इस सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है प्यारे बच्चों, वो स्टोरेज होता है जिसको कि कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, थ्रू मेमोरी ड्राइवर्स के थ्रू करता है। इसमें मुख्य रूप से आपका आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हम बोल देते हैं आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें आपका एसएसडी भी आता है, इसको एचडीडी बोलते हैं। पेन ड्राइव बोल दीजिए। और क्या आ सकता है भाई, जितने भी आपके ऑप्टिकल मेमोरी होते हैं। ऑप्टिकल में जैसे कि आपका हो गया सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप भी होता है। मैग्नेटिक टेप ये जो होता है आपका, ये भी आपका एक मेमोरी है। जो पहले टेप आता था बाजा की तरह, वो। तो ये सारे सेकेंडरी है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने बताया था, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो ही आते हैं, एक आता है रैम, एक आता है रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है ना। ऑक्सिलियरी मेमोरी मेमोरी मतलब सहायक मेमोरी। ठीक है। इसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी का एक और नाम है इंटरनल मेमोरी। ठीक है। ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी है इसका नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये जो हो गया आपका स्टोरेज की बात हो गया। ठीक है। जितने भी आपके वैसे चीज जो भी होते हैं आपके कंप्यूटर में, वो आपके सॉफ्टवेयर जो भी हो चाहे जैसा भी हो, वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में ही होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये रैम में आते हैं और रन करते हैं। ठीक है। चलिए, अब सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कैसे होता है प्यारे बच्चों। तो सॉफ्टवेयर का एक सेटअप फाइल होता है। सेटअप फाइल को हम लोग पहले अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं और उसके बाद उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही अगर आपने इंस्टॉल कर दिया, तो इंस्टॉल करने के बाद जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह भी आता है, इस इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है। तो इंस्टॉलेशन का मतलब यही होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, मान लीजिए अमेरिका से कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है, तो पहले वो अपना पासपोर्ट दिखाता है कि मैं हूँ कौन, तो मैं अमेरिका का नागरिक हूँ। अच्छा, उसके बाद वीजा दिखाता है या वर्क परमिट दिखाता है कि मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको
ये बताता है कि मैं कौन हूँ, कैसे काम करूंगा, क्या काम करूंगा, क्यों काम करूंगा, कहाँ रहूंगा। ये सारी की सारी बातें जो है वो बताता है, उसके बाद इंडिया में वो काम कर सकता है। तो जो कंप्यूटर का गवर्नमेंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बताने के लिए कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे चलेगा, क्या उसकी फंक्शनलिटीज है एंड ऑल, वो कैसे काम करेगा, कितने रिसोर्सेज का यूज करेगा, सारी बातें इंस्टॉलेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देते हैं। तो ये बात हो गया आपका पहला। अब क्या होता है दूसरा, कह रहा है सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है भाई, डिजाइन टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द www। तो ये जो होता है www का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे विश्व का जो भी इंटरनेट का कंटेंट है, ये www के सर्वर पे जो है रजिस्टर्ड है। आप कुछ भी करते हो इंटरनेट पे तो ये यहीं से एक्सेस करके आपको देता है। तो सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सर्च इंजन का नाम अगर आपको लेना हो तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है, एज जो है एक सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक सर्च इंजन है। तो इस तरह का सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल करेक्ट है, और ए जो है वो गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आए तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि आपका अगर यूजेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का वो दो प्रकार का होता है। कई लोग इसको तीन प्रकार के भी बोलते हैं, लेकिन दो प्रकार हम मान लेते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक जो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसी को हम प्रेम से बोलते हैं एप्स। एक और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हालांकि नॉर्मली हम यूटिलिटी को सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंसिडर कर लेते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर को काम करने में, जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे क्लीनर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मुख्य रूप से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एप्लीकेशन में जितने भी कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा वो। अब ध्यान देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो पहले हम देख लेते हैं भाई, नाम ही है इसका। पहला क्या है भाई, क्रोम ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके नाम में है तो ई तो होगा ही होगा। लेकिन ई देखिए एग्जामिनर बहुत चालाक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एंड्रॉयड ये मोबाइल का जो है गूगल के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ओपन सोर्स है, कोई भी मोबाइल कंपनी इसका यूज करके मोबाइल बना सकता है। तो ये एंड्रॉयड हो गया। तो एंड्रॉयड हो गया डी आपका, तो सी एंड ई तो डी एंड ई तो हो ही गया। और डी एंड ई है तो देखिए कितना टफ क्वेश्चन था, इसमें भी डी एंड ई है, इसमें भी है। अब बात करते हैं हम गूगल डॉक्स एंड अबंटू की। तो अबंटू जो है बेसिकली एक लाइनक्स का जो है अलग सिस्टम है, लाइनक्स का है ऑपरेटिंग सिस्टम को का एक वर्जन है अबंटू। ए हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए डी एंड ई हो जाएगा। तीसरा इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सारे के सारे अबंटू, एंड्रॉयड एंड क्रोम ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये गूगल डॉक्स एंड एम एस ऑफिस 365, ये दोनों के दोनों जो है आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? गूगल डॉक्स का यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और एम एस ऑफिस 365 जो है एक पूरा का पूरा सूट होता है। जब कई सारे सॉफ्टवेयर को मिला करके एक काम को करने के लिए हम दे देते हैं तो उसी को हम सूट बोलते हैं। जैसे एम एस ऑफिस 365 में आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, वन नोट भी है, वर्ड भी है, स्प्रेडशीट भी है, ये सारे की सारी चीजें इसमें आती है, तो इसी को हम सूट बोलते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन। तो ये हो गया भाई। आगे बात करते हैं फिर रैम इज प्ले स्टोर। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जितना भी रैम हो गया या प्रोसेसर हो गया या जो भी आपके सिस्टम बसेस होते हैं या जो भी आपके पेरिफेरल्स के लिए स्लॉट्स जो दिए रहते हैं, वो सारे के सारे सॉकेट जो होते हैं वो एक ही के अंदर होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर। तो मदरबोर्ड क्या है भाई, नाम ही है इसका मदर। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर का जितने भी हार्डवेयर होते हैं इसी एक पे माउंटेड होते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंशन बोर्ड क्या होता है, ये बेसिकली आपका बाहर से किसी चीज को अगर कनेक्ट करना तो यूज करते हैं। हार्ड डिस्क एक मेमोरी डिवाइस है, और यूएसबी जो है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये जो होता है आपका मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, जिसके थ्रू हम अपने माउस को, अपने पेन टैब को, इस सब को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, मदरबोर्ड।
आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है आपका कि मेजरमेंट एप्लीकेशन, कंट्रोल एप्लीकेशन, मॉडलिंग एप्लीकेशन, एक्सपर्ट सिस्टम। अब इसमें आपको बताना था, इधर लिखा हुआ है सिमुलेटिंग कार क्रैशेस, रिवर पॉल्यूशन, ऑटोमेटिक ओवन, मेडिकल डायग्नोसिस। अब यहाँ पे जो था ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें हम मेजरमेंट क्या कर सकते हैं। अगर पहले की बात करें तो मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम भाई, जो हमारा ये होता है रिवर पोल्यूशन, उसी को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं कि भाई इसमें आपका जो है फीकल क्लोरोफॉर्म कितना है, या फिर आपका जो भी आपके हार्ड मेटल जो है कितने एंड ऑल। तो मेजरमेंट का जो एप्लीकेशन होता है, ये जो मेजरमेंट वाला काम है ये रिलेटेड होगा आपका रिवर पोल्यूशन से। तो ए का दूसरा, सॉरी, ए का जो हो गया मेजरमेंट एप्लीकेशन, इसका हो गया दूसरा। अब अगर ए का दूसरा हो गया तो यहाँ पे ए का दो हो गया। क्लियर है? ए का दो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा कंट्रोल एप्लीकेशन का। तो कंट्रोल की अगर बात करेंगे तो जो हमारा ऑटोमेटिक ओवन होता है, उसमें कितने मिनट में टाइमर लगाना होता है उसमें बेसिकली हमको, कि कितना मिनट में ये सही होगा, कितना मिनट में जो है खाना पक जाना चाहिए, कितना मिनट तक हीट करे उसके बाद ये ठीक हो जाए। ये जो ऑटोमेटिक ओवन होता है उसमें सारा सेटिंग का काम करना होता है। अगर उसमें हमारा कंट्रोल ना हो तो खाना कब पकेगा कब नहीं पकेगा पता नहीं है डॉल। तो कंट्रोलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऑटोमेटिक ओवन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये कंट्रोलिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है भाई। तो दो का तीन हो गया। देखिए टफ क्वेश्चन था, ये भी है और ये भी है, दोनों में आ गया। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरा ऑप्शन में देखिएगा मॉडलिंग ऑप्शन। तो मॉडलिंग में क्या होता है कि हम अलग अलग मॉडल बना करके चेक करते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे बड़ा बड़ा आपको कार डिजाइन करना है, तो ऐसा थोड़ा ना सीधे कार डिजाइन करेंगे फिर चेक करेंगे कि चला कि नहीं चला। नहीं, ये सारा का सारा जो होता है मॉडलिंग का काम एक सॉफ्टवेयर पे होता है। सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। जैसे एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिस पर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड वर्क। जितना का जितना आपका कार वार डिजाइन करने का काम होता है उस पे इसी पे होता है, सॉलिड वर्क्स पे। तो ये मॉडलिंग एप्लीकेशन जो होता है ये मुख्य रूप से आपका होता है किसके लिए भाई? तो मॉडलिंग एप्लीकेशन जो होता है मुख्य रूप से आपका होता है सिमुलेटिंग कार क्रैशेस। तो अगर कार क्रैशेस को हमको सिमुलेट करना है तो इसके लिए ये होता है। इसके बाद जो हो गया एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या भाई? जिसमें हाई प्रिसीजन हो, किसी भी तरह के गलती के चांसेस ना हो। तो ऐसा जो आपका होगा वो मेडिकल डायग्नोसिस में ही होगा, क्योंकि अगर डायग्नोसिस इधर उधर हो गया और दवाई इधर उधर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से जो है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का दो, बी का तीन, सी का एक और डी को चार। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा चौथा। जो नोट्स में मैंने टिक मारा है ये गलत मारा हुआ है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो मतलब एग्जामिनर आपका कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा है, क्योंकि किसी आईसीटी में ये बात पढ़ाई नहीं होती नॉर्मली हम। तो ये बेसिकली आईसीटी के एप्लीकेशन से उठा करके पूछ दिया है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों को डराने के लिए या धमकाने के लिए, कि बच्चे जो है डर करके छोड़ देकर बाप रे बाप इतना टफ क्वेश्चन है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए या आपके जो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है इसको चेक करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हिंट दे दिया इसने कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है भाई। तो वर्ड प्रोसेसिंग जहाँ पे वर्ड को हम प्रोसेस करते हैं, तो मान लीजिए ये एमएस वर्ड ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, गूगल डॉक्स हो सकता है, डॉल एन इमेज ऑन वन पेज टू of a document is to be repeated on the page of four of the same document। तो दो नंबर पेज पे जो आपका इमेज है उसको रिपीट करना है फोर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनेबल टू हैपन। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे रिपीटेड करना है, यानी कि डुप्लीकेट क्रिएट करना है। रिपीट मतलब क्या होता है? यही इसको यहाँ पे लेकर के आना है। तो रिपीटेशन का काम जो प्यारे बच्चों करता है वो कॉपी एंड पेस्ट करता है। कट एंड पेस्ट क्या करता है? तो कट एंड पेस्ट जो है यहाँ पर ये जो है इसको यहां से हटा देगा और यहाँ पे लाकर रख देगा, इसको कट एंड पेस्ट होता है। फाइंड एंड रिप्लेस जो होता है इसका बेसिकली कोई टेक्स्ट को अगर हमको फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करके हम फाइंड कर लेते हैं।
और फॉर्मेट एंड रिप्लेस का कुछ ऑप्शन नहीं होता। तो कट एंड पेस्ट का जो एग्जाम्पल होता है, अगला बार पूछ सकता है आपसे क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी एंड पेस्ट का क्या होता है भाई, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल एफ जो होता है, CTRL प्लस एफ जो होता है, ये कंट्रोल फाइंड का होता है। और उसके बाद जो होता है आपका रिप्लेस की अगर बात कीजिएगा तो कंट्रोल एच होता है। तो इस तरीके के जो है आपके ऑप्शन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट। आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द पर्सनल कंप्यूटर। अब आपको पता हिंट था 1970। अब हिंट दे दिया भाई यहाँ पे 1970। हमें पता है भाई, हम ये क्वेश्चन कहाँ से आया है भाई, तो जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है। जो कंप्यूटर के जेनरेशन थे, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है भाई, ये हमको पढ़ना था। तो पहला जो आपका जो था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। पहला क्या था भाई, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब्स हो गया। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स आया था आपका, ये बेसिकली आया था 1946 में। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या यूज होता था भाई, एक आपका ग्लास ट्यूब होता था, उसके अंदर आपका सर्किट होता था, और ये जो कंप्यूटर होता था वो पूरे के पूरे कमरे के बराबर होता था। एक बड़ा सा कमरे के बराबर होता था। तो ये तो आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर आपका मोबाइल फोन है भाई, आपका पैकेट में चला आता है। तो ये तो नहीं था। दूसरा जो था आपका, वो आपका ट्रांजिस्टर्स था। तो ट्रांजिस्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो ये जो आया था आपका, आया था 1956 में। ठीक है भाई, तो ये ट्रांजिस्टर था। ये थोड़ा छोटा था लेकिन फिर भी वैसा ही था। थर्ड जनरेशन जो था वो IC था, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ये जो आया था प्यारे बच्चों, ये आया था 1964 में। और 1970 में जो आया था, ये आपका आया था जिसको हम बोलते हैं VLSI। और VLSI से जो बनने वाला चीज था इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर था यही 1970 में आया था। और उसके बाद जो आपका आया था ये ULSI 1985 से लेकर के अब तक चल रहा है। तो इसने हिंट दिया 1970। तो 1970 में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा आया, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है भाई, ये पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर होता था, जिसमें CPU में आता था ना कि ALU CU, मेमोरी यूनिट्स, वो सब को एक चिप के अंदर लेकर के आ जाता है। ये इस तरीके का चिप के अंदर, तो सिस्टम ऑन चिप भी इसको कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है भाई, सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे आ जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ही वो चीज था जिसके बाद जो है एक पूरे के पूरे कंप्यूटर को एक छोटे से डब्बे में पैक करके आपको दे देता है। क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इतनी कैपेसिटी थी। इसका आंसर हो जाएगा 3, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है भाई, अब चौथा क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटली ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। अब हिंट दे दीजिए, डेवलप्ड बाय गूगल मतलब क्या। तो डेवलप्ड बाय गूगल जो है वो एंड्रॉयड ही है, जिसको कि एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसको खोला गया। और इसको कहा गया कि जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं इसका यूज करके वो मोबाइल बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड हो गया। iOS जो है वो भाई प्रोप्राइटर है, एप्पल का है। ठीक है ना। और विंडोज जो है, जैसे नोकिया लूमिया आता था ना आपका, नोकिया लूमिया जो था वो विंडो फोन था। और सिम्बियन जो होता है वो पुराने के पुराने जो मोबाइल कीपैड वाले आते थे उसके अंदर के सॉफ्टवेयर का नाम है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो एंड्रॉयड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना जो दिया हुआ है इन सब में, जो आपका ये है वो एंड्रॉयड ही गूगल ने खोजा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक होता है डायनेमिक रैम, दो प्रकार का होता है, एक होता है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है, ये बेसिकली कैपेसिटर्स से मिलकर के बनता है, कैपेसिटर्स। और ये जो बनता है ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के बनता है। तो फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली जो होता है एक तरह का आपका ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है वो सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैपेसिटर है, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, इसमें टाइम लगता है, ये हमेशा काम करते रहता है। ऑब्वियस सी बात है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। तो जो आपका स्टैटिक रैम होगा वो क्या होता है, स्लो होता है।
तो यहाँ पे लिखा है कि डी रैम दे आर मच फास्टर देन एस रैम, ये गलत है, डी नहीं होगा। अब डी नहीं होगा तो डी तो किसी में नहीं है। चलिए बात करते हैं, दे आर मच लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि कैपेसिटर सस्ता होता है और जो ये आपका ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो महंगे होते हैं। तो जो आपका डी रैम होता है वो सस्ता होता है, तो ए तो हो जाएगा भाई। अब देखिए ए 3 में है, फिर भी डिसीजन मुश्किल है। दे कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम, बिल्कुल सही भाई, बी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटर है, इसको कम, क्योंकि ये चार्ज हो गया उसके बाद कुछ देर तक खुद से भी चलेगा, ये जो है कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। दे हैव हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन एस रैम, बिल्कुल। तो कैपेसिटर के थ्रू जो है बहुत ज्यादा आपका स्टोरेज लेके आ सकते हैं, जबकि फ्लिप फ्लॉप में जो होता है वो कम होता है बेसिकली। तो स्टैटिक रैम बेसिकली हम यूज करते हैं वो कैश मेमोरी के लिए कर लेते हैं, और रैम जो एक्चुअल में रैम हमारा होता है वो डी रैम ही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी एंड सी हो गया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, तो कह रहा है कि देखिए भाई, टू इनपुट वॉइस ओवर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए जो अगर प्रेजेंटेशन के लिए वॉइस ओवर चाहिए, अगर आपको बोलना है तो उसके लिए आपको माइक्रोफोन लगेगा। ए का हो जाएगा 3, और जैसे ही ए का 3 हुआ वैसे ही आंसर इसका ये आ गया। ठीक है ना, तो एग्जाम में इसको मार के आगे बढ़ना है, यहाँ समझना है। पिन को इनपुट करने के लिए क्या चाहिए हमको, नंबर पैड चाहिए भाई, ठीक है ना, जो एटीएम एटीएम में लगा रहते हैं। तो सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम मेनू, माउस चाहिए भाई, माउस से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और टू ऑपरेट फ्लाइट सिमुलेटर, इसके लिए जो होता है हमारा जॉयस्टिक होता है। ठीक है ना, जॉयस्टिक से हम फ्लाइट को सिमुलेट करते हैं। नो, ये सारी की सारी बातें जो होती है यहाँ पे। तो फ्लाइट सिमुलेटर आपको पता है क्या होता है, फ्लाइट सिमुलेटर एक होता है आपका वर्चुअल रियलिटी बेस्ड जो होता है सिस्टम होता है। उसमें आपके जॉयस्टिक लग रहते हैं, आंख में आपका चश्मा लगा दिया जाएगा, इस तरह का एक वीआर मॉडल होता है, लगा देंगे, और आप जब चलाओगे तो लगेगा कि आप एक्चुअल में ही प्लेन उड़ा रहे हो। आप बैठे रहोगे कुर्सी पर ही, लेकिन आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में प्लेन उड़ा रहे हो। तो जो एक्चुअल प्लेन की टेस्टिंग होती है वो यहीं से होती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट व्हेन द डेटा इट वांट्स इज इन द कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मेन मेमोरी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मेन मेमोरी में रैम एंड रोम आएगा, लेकिन यहाँ पे कैश दिया हुआ है, तो कैश में सबसे फास्टेस्ट जाएगा। उसके बाद किस में आएगा, मेन मेमोरी में, उसके बाद हार्ड डिस्क में, और सबसे कम स्पीड जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क का होता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल डिस्क सबसे स्लो होता है। उसके बाद जो होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क से भी स्लो होता है मैग्नेटिक टेप, तो ध्यान रखिएगा। कैश मेमोरी से फास्ट जो होता है वो आपके रजिस्टर्स होते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके सीपीयू के अंदर होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है ना, तो ये आपका इससे भी फास्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका यहाँ पे बताया गया है भाई कि बताइए मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो यहाँ पे देखा हुआ देखिएगा ध्यान से, तो कहा है ग्राफिक टैबलेट। अब देखिएगा ये ग्राफिक टैबलेट का मतलब क्या होता है। ग्राफिक टैबलेट जो होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक टैबलेट दे दिएगा, इस पे जो भी आपको ड्राइंग करना है, फ्री हैंड ड्राइंग करने लिए ग्राफिक टैबलेट होता है। ठीक है ना, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए, उस पर फाड़ सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं। टच स्क्रीन जो होता है ये बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। बार कोड रीडर जो है आपका सुपरमार्केट के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पे हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहता है, उसको स्कैन करता है बंदूक की तरह और कर लेता है। और न्यूमेरिक कीपैड के लिए ये हो गया। तो ये दोनों में तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो भी सकता है, लेकिन ये दोनों से ही आंसर आ जाएगा आपका। तो बार कोड रीडर सी का आपका हो जाएगा 2, और जो डी का है वो आपका हो जाएगा 3। सी का 2, डी का 3, चौथा आंसर आ जाएगा। बाकी ग्राफिक टैबलेट भी जो होता है इस तरह का होता है, आप देखिए होइएगा। ठीक है ना, इस पे कुछ भी ड्रॉ करके आप मिटा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ पी एंड 8, पी जो है एक नंबर है और 8 बेस में है, मतलब ये ऑक्टल में है। ठीक है ना, तो बता रहा है कि 124 का 8, 165 का 8, दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। हालांकि ऑक्टल ऑक्टल को भी डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए सीधे क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऊपर आप नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2, और उतना गुने आप 8 के पावर 0, 8 के पावर 8, 8 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो यहाँ पे 1 में मैंने 8 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 में मैंने 8 के पावर 1 से, और 4 में मैंने जो है 8 के पावर 0 से। इसको करेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा, 16 आएगा ये, तो 84 आ गया डेसिमल में। सिमिलरली अगर इसको कैलकुलेट किया तो 117 आ गया। अब डेसिमल में आ गया, सीधा इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो 117 और प्लस 84 अगर जोड़िएगा, 7 4 11, 8 9 2 10 से 201 आ गया। अब 210 201 डेसिमल में आया है, तो डेसिमल में ये नहीं है भाई, ये ऑक्टल में चेक करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था कि डिवाइड करते, तो 8 से डिवाइड किया तो आपका 25 और 1 आ जाएगा। 8 से किया 3 और 1 आ जाएगा, ये 3 का यहाँ पे 3, 1 का यहाँ पे 1 और 1 का 1, 311 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, तो आप अगर ऐसे करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको ऐसा बताया ताकि आपको एक ही टेक्निक पता हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए जो यूज होता है उसको हम बोल देते हैं आपका एप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। दूसरा कहते हैं हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टैंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का जो छूने वाला पार्ट होता है उसी को हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे आपका आ गया है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, पेन ड्राइव, मेन मेमोरी। अब देखते हैं भाई एएलयू क्या करता है। नाम है इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है भाई, देखिए कह रहा है कैरीज आउट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो एक का तो हो गया आपका दो, एक का दो हो गया, फिर कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यह आपका थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, पेन ड्राइव को देखते हैं। तो पेन ड्राइव क्या है आपका, एक सेकेंडरी ऑफलाइन स्टोरेज है, तो सी का हो गया 4, ठीक है भाई। फिर मेन मेमोरी की बात करेंगे, तो जिसका डायरेक्ट जो है आपका इनपुट एंड आउटपुट फ्लो में इन द सीपीयू, ये जो काम करता है आपका ये मेन मेमोरी करता है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा डी का हो जाएगा आपका 3, तो ए का 2 हो गया, डी का 3 हो गया, और जो आपका बी होता है उसका आपका हो जाता है 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वीडियो कार्ड्स एंड साउंड कार्ड्स आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बिल्कुल गलत बात है भाई। ये जो आपका वीडियो कार्ड्स एंड साउंड कार्ड्स होते हैं ये हार्डवेयर होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर के हार्डवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर नहीं होते। तो एक तो गलत हो गया। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज इंक्लूड्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्क्रीन सेवर्स, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये जो है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, उसका चौथा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, तो कह रहा है कि ASCII, a character encoding scheme, is acronym American Standard Code for Intelligent Information। गलत बात है भाई। ASCII जो कोड होता है, जो भी ABCD हम लिखते हैं उसका एक कोड होता है भाई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। तो ASCII जो होता है ये होता है आपका अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है भाई, ये होता है इंटरचेंज। तो यहां से इसको समझ सकते हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है आपका ASCII। तो ये तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया भाई। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, यहाँ पे डेसिमल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले 37 का देख लेते हैं भाई। तो यहाँ 2 से करेंगे 18 दूनी 36 1, 2 से करेंगे 9 दूनी 18 0, 2 से करेंगे 4 दूनी 8 1, 2 से करेंगे 2 दूनी 4,
जीरो, फिर दो से करेंगे 10, तो 100, 101, 100, 101, बिल्कुल सही बात है भाई। 0.25 है तो 0.25 गुना 2 करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, इसका आ जाएगा जीरो। 0.50 गुना 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 01, बिल्कुल सही बात है। तो टू स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है, और एक वन स्टेटमेंट जो है वो आपका वो गलत है। ठीक है भाई, तो ये होता है आपका। आगे बढ़ेंगे, कहता है चैट जीपीटी एज एन AI chatbot developed by OpenAI was launched in November 2022. What does the chat GPT stand for? तो देखिए, चैट जीपीटी जो है इसका नाम है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है चैट जेनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर्स। चैट मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपसे बातचीत करेगा। जेनरेटिव का मतलब क्या होता है? जो कुछ नया कंटेंट को डेवलप करे। ठीक है ना, नया टेक्स्ट को डेवलप करे, नया इमेज को, नया वीडियो एंड ऑल, ये सारी चीजें। प्री ट्रेंड का मतलब होता है इसको पहले से ट्रेनिंग दे रख दिया जा चुका है। जितना भी इंटरनेट का डेटा है उस डेटा पे इसको ट्रेन कर दिया गया है। और ट्रांसफॉर्मर जो है एक आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक बेस जो बनता है किसी भी आपके एआई मॉडल का, वो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ही होता है। ठीक है ना, तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है ना, तो ये आपका एक तरीका है। इसका फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर इज ए टेक्नोलॉजी बेस। प्रीटेंड मतलब पहले से ट्रेनिंग है, जनरेटिव मतलब नया कंटेंट कर सकता है, और चैट मतलब बातचीत कर सकता है। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूजेज टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट इन द टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर। तो इसका सिंपल सा है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। तो बाइनरी ही ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हो कंप्यूटर के अंदर। फिर आपका बायोमेट्रिक जो होता है, ये आपका आंखों का, हाथों का, आपके बॉडी पार्ट्स का होता है। बाइट जो होता है, एक बाइट में आपका 8 बिट होता है, ये मेमोरी का यूनिट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी आर ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने बताया था कि दो तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। कई लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान समझ सकता है, इंसान समझेगा, और कंप्यूटर नहीं समझेगा। ठीक है भाई, कंप्यूटर नहीं समझेगा। ये बोलते, इसको बोलते हैं HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। और एक का LLL होता है, इसमें आपका इंसान नहीं समझेगा और कंप्यूटर समझेगा। ठीक है भाई, अब ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम आते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम आता है जिसमें आपका आता है कंपाइलर और इंटरप्रीटर। कंपाइलर जो है पूरा का पूरा खाना एक साथ खाता है, मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में वन गो में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रीटर जो होता है, जिसको हम इंटरप्रीटर बोलते हैं, ये लाइन बाय लाइन करता है। एक लाइन को रन करेगा, फिर दूसरा लाइन को, फिर तीसरा लाइन को, फिर चौथा लाइन को। जैसे सी प्रोग्रामिंग जो होता है उसके अंदर आपका कंपाइलर होता है। इंटरप्रीटर जो होता है, ये पाइथन जो होता है आपका, या मैटलैब होता है, ये सब जो होता है इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आप कह रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताइए, तो कह रहा है देयर इज ए नीड टू ट्रांसलेट इनटू द मशीन कोड इन ऑर्डर टू रन अ कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दीज आर रिटन यूजिंग द न्यूमेरिक कोड्स, गलत बात है भाई। निमोनिक्स का यूज करके जो कोडिंग होता है उसको बोलते हैं असेंबली कोड। और जो असेंबली कोड होता है प्यारे बच्चों, वो आपका मिडिल लेवल कोड होता है। दीज आर स्पेसिफिक टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बिल्कुल गलत बात है, कंप्यूटर हार्डवेयर के स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है भाई, कंप्यूटर हार्डवेयर के स्पेसिफिक जो होता है वो असेंबली नंबर होता है, असेंबली कोड होता है। ये था दे आर पोर्टेबल लैंग्वेजेस, बिल्कुल सही बात है। इसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, दो तीन सिस्टम कहीं कहीं जा सकते हो, तो पोर्टेबल है। ए एंड डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है AI is an artificially created environment using the feelings of being there where virtual reality learns from the changing circumstances। बिल्कुल गलत बात है भाई, ये उल्टा बोल दिया है। वर्चुअल रियलिटी को जो है आपका एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है
ठीक है ना। ऐसा कि जैसे कि आपको लगे कि आप वहीं पर हो, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो खुद से सीखता है। तो स्टेटमेंट वन गलत हो गया। अनलाइक डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर डोंट यूज द इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट। गलत बात है। सारे के सारे जो है आपके यूज करते हैं इंक को, बिना इंक के प्रिंटिंग नहीं होगी भाई। तो स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों इसका फॉल्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब डॉट मैट्रिक्स से जो है ये थोड़ा सा ओल्ड डिजाइन होता है, इसको हम इम्पैक्ट टाइप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो खट से जाकर के पेज से टकराता है और प्रिंट करता है। ये चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, लेकिन बहुत खट 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 आवाज करता है। जो कचहरी होती है, न्यायालय होता है, उसके बाहर ये लगा रहता है। बेस्ट फॉर द रिसिप्ट एंड मल्टी कॉपी फॉर्म्स। तो ये हो गया। इंकजेट जो होता है आपका हाई क्वालिटी कलर प्रिंट देता है इंकजेट। एफोर्डेबल होता है, होम यूज, बट इंक्स आर वेरी कॉस्टली। तो ये जो कलर प्रिंटर आपको चाहिए होता है उसके लिए इंकजेट प्रिंटर होता है। लेजर जो होता है बहुत फास्ट होता है, प्रोफेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर लार्ज वॉल्यूम। बेस्ट फॉर ऑफिस, तो ऑफिस में जो होता है आपका लेजर प्रिंटर होता है। कलर जो होता है वो इंकजेट होता है, और डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो कचहरी में होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रिंटर से क्वेश्चन बनते रहता है। डॉट मैट्रिक्स को इम्पैक्ट बोलते हैं, इंकजेट को और लेजर को नॉन इम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं हम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, यानी कि एप्स की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये एप्स की बात करेगा प्यारे बच्चों, तो एप्स की जब ये बात कर रहा है तो इसमें एक बात तो क्लियर आ जाता है। क्या आ जाता है एक बात क्लियर भाई? एक बात क्लियर आ जाता है कि एंड्रॉयड इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एंड्रॉयड? क्योंकि एंड्रॉयड जो है प्यारे बच्चों, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड नहीं होगा, यानी बी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, ए दोनों में कॉमन है, तो सी एंड ई को देख लेते हैं। ए को देख लेते हैं भाई, ई को देख लेते हैं। ई अगर क्या है भाई, विंडोज 11, तो ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी नहीं होगा, तो ई भी नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। iOS भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। एडोब फोटोशॉप जो होता है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये दोनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए एंड सी। ठीक है। आंसर हो जाएगा किसका, क्या? ए एंड सी। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स आर वोलाटाइल। ऑब्वियस सी बात है, जो वोलाटाइल होगा वो होगा आपका रैम। अब रैम की अगर आप बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो रैम में अगर आपको देखने का मन कर, देखिए, तो सबसे पहले तो हार्ड डिस्क तो होगा नहीं, क्योंकि तो सेकेंडरी मेमोरी है। और फ्लैश मेमोरी जो होता है, यह भी बेसिकली एक तरह का आपका रोम टाइप का ही होता है, सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है। सी एंड डी तो होंगे नहीं। जब सी एंड डी नहीं होंगे तो ये दोनों गया। अब बात आती है भाई सीमोस मेमोरी की। तो सीमोस मेमोरी जो होता है, कुछ तरह का मेमोरी होता नहीं है। तो कुल मिलाकर कैश मेमोरी और रैम है। तो बी एंड ई जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। कैश मेमोरी बेसिकली स्टैटिक रैम को बोलते हैं, और जो आपका एक्चुअल रैम होता है वो एक्चुअल में आपका डी रैम होता है। तो बी एंड ई जो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है असर्शन, कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलाटाइल एंड स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स करेंटली इन यूज। बिल्कुल ए सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है रे भाई, ये बिल्कुल सही है। वोलाटाइल मेमोरी है, और जो चल रन कर रहा है वो चलता है। बाकी बात करते हैं, रैम इज अ स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन्स इट कंटेंट इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकली हैज बीन टर्न्ड ऑफ। बिल्कुल गलत बात है भाई, ये बात नहीं है। जैसे ही पावर ऐप ऑफ होगा, जो भी इसका कंटेंट होता है वो इरेज हो जाता है। तो आर जो है वो फॉल्स, ए ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बात करते हैं हम। आगे जो हमारा बात है भाई, यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो ये बेसिकली आर्काइवल पर्पस के लिए होता है, क्योंकि सस्ता होता है, उसमें डाल दो और रखे रहो बहुत दिन तक। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक टेप। दूसरा का अगर हम बात करेंगे, तो ये होता है आपका मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड की अगर आप बात करेंगे, तो जो मेमोरी कार्ड होता है प्यारे बच्चों, ये आपके डिजिटल कैमरा के अंदर, प्रिंटर्स के अंदर, सेलफोन्स के अंदर आते हैं।
इसके अंदर आप स्टोरेज करते हो कुछ कुछ, जो भी आपका इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, वो सारी बातें। यूज लेजर बीम, जैसे लेजर बीम टेक्नोलॉजी की बात आएगी, डीवीडी आ जाएगा। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है भाई, तो ये होता है डीवीडी का। तो लेजर बीम इसका हो गया। और हार्ड डिस्क की अगर बात करेंगे, तो हार्ड डिस्क जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका मेटल डिस्क होता है माउंटेड ऑन स्पिंडल। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, तो मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है, पढ़ लेते हैं भाई। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, पिक्चर एंड मोर आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। बिल्कुल सही बात है भाई। जो बहुत बहुत डब्बे बन के आते हैं ना पावर पॉइंट में, जिसको अगर आप सिलेक्ट करिएगा, इन्होंने घुमाते हैं तो कुछ भी घूम जाता है, पूरा का पूरा इसके अंदर का कंटेंट भी घूमता है। इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। ए बिल्कुल सही है। एमएस पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली ओपन अप व्हेन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन। गलत बात है भाई। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पावर पॉइंट नहीं खुलता, उसको आपको खोलना पड़ता है। ये बेसिकली एमएस ऑफिस के अंदर होता है। तो बी बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है ना, तो बी गलत है, तो इसका आंसर जो है आपका आ गया ये। फिर कहता है ए व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। बिल्कुल सही बात है। ए एंड सी इसका सही है, बी इसका गलत है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिर कह रहा है, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे इसको मैंने सिंपल सा कर दिया, 0 1 2। यहाँ पे 4 × 8 के पावर 0 कर दिया, 8 के पावर 1 ये कर दिया, ये आ गया। इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 225 का 10 आ गया। अब आंसर जो है ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, 8 से भागा दिया, 28। और यहाँ पे 8 से फिर दिया, 3 और 4, 3 4 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यही जो आंसर आपका है वो दूसरे में दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ऐड कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस ओनली। ओनली आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो ट्रैक बॉल जो होता है ये बेसिकली इनपुट डिवाइस होता है, और नंबर पैड जो होता है ये भी इनपुट होता है। तो ये दोनों इनपुट हो गए, तो इसका आंसर देगा बी एंड डी। प्लॉटर जो होता था पहले आता था, किसी चीज को अगर प्लॉट करना तो उसके लिए, अभी प्रिंटर एंड प्लॉटर एक ही में आ जाते हैं। बाकी सीआरटी जो होता था एक बड़ा सा टीवी होता था, इस तरह का खतरनाक तरीके का, ऐसे नहीं ऐसे होता था। और यहाँ पे हम लोग देखते थे ऐसे करके। ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसा डब्बा सा लगा रहता था एंड ऑल दिस ऐसा। तो ये होता है आपका सीआरटी। तो बी एंड डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चन सेम ही कहता है ए टू एफ सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, इसका हेक्साडेसिमल होता है। 10 को हम लोग यहाँ पे ए बोल देते हैं, 11 को हम लोग बी बोल देते हैं, 12 को हम लोग सी बोल देते हैं, 13 को हम लोग डी बोल देते हैं, 14 को हम लोग ई बोल देते हैं, 15 को हम लोग एफ बोल देते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने हो जाएंगे, 15 नंबर ही होते हैं। डेसिमल में 9 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, बाइनरी में 2 होते हैं। ठीक है ना, इसमें 0 से 7 तक होता है, 0 to 7। इसमें 0 to 1 होता है, 0 and 1 होता है। इसमें 0 to 9 होता है, 10 होते हैं इसमें। और 0 to 15 होता है। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन कह रहा है a mobile games were the first to popularize which uses image of an actual place or things and adds digital information। तो इसको जो हम प्यारे बच्चे बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। अगर आप देखिएगा तो गेम्स वेम्स में बहुत यूज होता है। जैसे एक सबवे सर्फर करके एक गेम था, तो सबवे सर्फर में अगर आप देखिएगा तो उसमें दिल्ली मेट्रो का पूरा लोकेशन को लेकर के उसमें ऐड किया हुआ था डिजिटल, और गेम बनाए हुए था। तो सबवे सर्फर हो गया, ये हो गया। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ये रियलिटी को टोटली जो है नया जनरेट करके इसको रिप्लेस कर देता है।
रियल वर्ल्ड को रिप्लेस कर देता है वर्चुअल रियलिटी, तो इसलिए वर्चुअल नहीं होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब, ऑगमेंट मतलब होता है इसको थोड़ा सा इन्हांस कर देना, बढ़ा देना, तो रियलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो ये ऑगमेंटेड हो गया। ठीक है भाई। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है ये डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, अगर आपको मशीन डिजाइन करना है, सर्किट डिजाइन करना है, कुछ भी, तो इसके लिए ये होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका, कह रहा वन ऑलवेज यूजेस सीडी रोम टू सेव द डेटा। बिल्कुल गलत बात है रे भाई, सीडी रोम का यूज हमेशा नहीं करते, कभी हार्ड डिस्क का भी कर सकते हैं, कभी एसएसडी भी का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीडी रोम का ही करें, तो गलत बात है। अ कंप्यूटर हैज 248 MB ऑफ रैम, तो कंप्यूटर हैज 1.2 GB रैम, बिल्कुल गलत बात है भाई। हम जानते हैं कि 1 GB बराबर होता है 1024 MB, 1024 MB, और यहाँ 2048 है, तो जो डेटा होगा वो 2 GB हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इसने कहा है 1.2 GB, विच इज रॉन्ग। तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट, दोनों फॉल्स है रे भाई, गलत मार दिया मैंने यहाँ पे, तो बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है भाई, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है चैट बोट इज एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है भाई, चैट बोट्स होते हैं। डिजिटल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि वो इंटेलिजेंस जो कि डेटा के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है ऑब्टेन किया गया है। तो जो भी आपके चैटबॉट्स होते हैं उनको डेटा के माध्यम से, एल्गोरिथम के माध्यम से, आपके फीडबैक के माध्यम से पहले ही ट्रेन किया जाता है आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम्पल है डिजिटल इंटेलिजेंस का। फिर कहता है अमेजोन एलेक्सा, एप्पल सीरी आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है भाई। ये सारे के सारे आपके वॉइस असिस्टेंस हैं। ठीक है ना, एक टर्म आता है वॉइस असिस्टेंस, तो इसका यूज करके इसको बनाया गया है। ठीक है भाई। तो ये हो गया, इसका आंसर पहला ही है, दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर बायोस इज द एक्रोनिम फॉर, तो बायोस का अगर आप बात करेंगे तो कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी को हम बायोस बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, एक आपका रोम होता है बेसिकली, एक सिस्टम होता है जो क्या करता है आपके कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोग्राम को अपने अंदर रखता है। सबसे पहले जा करके कंप्यूटर को चेक करता है कि सारा कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सारा कुछ ठीक ठाक है तो इसको आप ओपन कर देता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहला जो चलने वाला सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर, वो यही होता है बायोस, जो कि रोम के अंदर होता है। बाकी ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है आपका सबसे ज्यादा जो भी पढ़िएगा, ब्लू रे हो गया, यूनिवर्सल मीडिया डिस्क हो गया, डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, HI8 हो गया, डिजिटल ऑडियो टेप हो गया, इन सब में ब्लू रे सबसे ज्यादा है, लेटेस्ट है। लेटेस्ट कह रहा है तो ये सबसे एंड में आएगा, और यही इसका आंसर हो गया। बाकी सब ये बेसिकली एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, अगर ब्लू रे डिस्क से इसको आपको गेस करके ही करना पड़ेगा, इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर आ गया है तो अगला बार आए तो आप कर लीजिएगा। 2006 के करीब में जो है HD वीडियो को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क आया था। यूनिवर्सल मीडिया डिस्क जो आया था 2004 में आया था, ये सोनी के द्वारा डेवलप किया गया था। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो 1982 में आया था, ये जो आया था आपका ऑडियो एंड वीडियो को स्टोर करने के लिए यूज होता था। फिर HI8 जो है ये आपका एनालॉग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए था। अभी जो रिकॉर्डिंग होती है वो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है ताकि क्वालिटी बेस्ट आए, एनालॉग में जो है उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। और डिजिटल ऑडियो टेप जो 1987 में आया था। अगर आप देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा ये होगा पहला। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक 16 में है, एक 16 में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं किया मैंने, हेक्साडेसिमल को 012 कुछ नहीं करना, यहाँ पे पावर 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, जोड़ दिया, आ गया डेसिमल। इसका भी निकाल लिया डेसिमल, और इन दोनों को जो है आपको ऐड कर देना है। तो 263 में अगर आप 599 को ऐड कीजिएगा तो 9 3 12, 9 6 15, और एक 16, और 5 2 7, और एक 8, 862 आ गया आंसर। यही था। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सीधे डेसिमल में आइए, क्यों? क्योंकि हम कंफर्टेबल डेसिमल में होते हैं।
ठीक है ना, हमने जोड़ घटाव और डेसिमल में सीखा है। अब कह रहा है और डीवीडी रोम इज ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटन मेनी टाइम्स। बिल्कुल गलत बात है भाई। यहाँ पे रोम है, रीड ऑनली मेमोरी है, इसको बहुत बार नहीं लिख सकते, एक बार ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो भी रीड ऑनली है तो पहले से रिटर्न ही आएगा। तो ये गलत बात है भाई। कहता है सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। बिल्कुल गलत बात है भाई। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है इसका। आपका सेकेंडरी स्टोरेज से पहले रैम में आता है और फिर एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के द्वारा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन। देखो प्यारे बच्चों, ब्लॉकचेन जो है ये आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है। जैसे नाम ही है, ब्लॉक है और चेन है, तो बहुत बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉक होते हैं और इन ब्लॉक्स को जो है जोड़ करके एक चेन बना दिया जाता है। ठीक है ना, इसी को हम बोल देते हैं ब्लॉक चेन। जैसे वर्ड का जो सिंपल मीनिंग यही हुआ, बाकी ये एक बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से क्या होता है कि वैसे इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का डिमांड करता है, जैसे आपका बैंक का ट्रांजैक्शन हो गया। बैंक का ट्रांजैक्शन हो गया तो उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को स्टोर करता जाएगा एक ब्लॉक के अंदर, और स्टोर करने के बाद वो हो जाएगा। जैसे ही एक ब्लॉक की कैपेसिटी बंद हो जाती है, बढ़ खत्म हो जाती है, तो दूसरा नया ब्लॉक बनाएगा और उसको इससे कनेक्ट कर देगा, फिर भरेगा, फिर इससे कनेक्ट कर देगा। और क्या करेगा, हर सिस्टम में जो है हर ब्लॉक का जो डिटेल है वो अलग अलग सिस्टम में होता है। तो अगर कोई चेंज भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकता, कोई चोरी भी करना चाहे तो क्योंकि कनेक्टेड है तो चोरी नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन का जो बेसिकली प्राइमरी पर्पस होता है प्यारे बच्चों, वो होता है सिक्योर करने के लिए, आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है ना, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि इट इज ए डिजिटल अनचेंजेबल शेयर्ड रजिस्टर वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड सेफली एंड कनेक्ट इन द कलेक्टेड ब्लॉक्स। तो कलेक्टेड ब्लॉक्स होते हैं इसी के अंदर आपका स्टोर होता है। ठीक है ना, तो जो बिटकॉइन ये सब होता है वो इसी के अंदर आता है, इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो चलता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है एक आपका ये बेसिकली पैसेज है, और पैसेज आजकल पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ए टू डी ऑप्शन दे दिया है, दैट फिल्स द ब्लैंक फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, अब कह रेडियो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग which can be read from the several meters away. They is made up of and to store process and data and to receive and transmit data. तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो सिस्टम दिया गया, पैसेज जो दिया गया वो आर एफ आई डी पे दिया गया है। आर एफ आई डी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो कह रहा है कि रेडियो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है यहाँ पे। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ए का यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो बी सबसे पहले आएगा भाई, तो यहाँ पे आ गया आपका बी। सिस्टम रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द टैग विच कैन बी रीड फ्रॉम द सेवरल मीटर डिस्टेंस अवे। ठीक है, द टैग, अब यहाँ पे द टैग इज मेड अप ऑफ एन माइक्रोचिप। तो टैग जो होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ये टैग जो होता है वो किसका बना हुआ है भाई, तो ये आपका माइक्रोचिप का बना हुआ है, यानी कि डी हो जाएगा। एंड किसके लिए माइक्रोचिप भाई, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा के लिए। एंड एन का हुआ है तो ए से एंटीना ही होगा यहाँ पे, एंटीना टू रिसीव एंड ट्रांसमिट, ये तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो बी ए डी सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका आर एफ आई डी से बना हुआ क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर तीसरा है। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि डेटा बेस रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉजिकली रिलेटेड डेटा, तो डेटाबेस क्या होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इस तरीके का। और इसके अंदर जो होते हैं अलग अलग प्लेट्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग आपका डेटा जो है जाकर के स्टोर होता है। ठीक है ना, अब क्या होता है, ये लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं क्योंकि डेटाबेस का हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी सर्वर के लिए। आपका उसका एक डेटाबेस होता है जहां पे डेटा को स्टोर करता है। अब मान लीजिए मैंने इस डेटा को मेरे को चाहिए, तो अगर इसको एक्सेस करने का हमारे पास टेक्निक नहीं होगा, लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होगा, तो खोजते रह जाए, क्योंकि मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा है, पेटाबाइट्स डेटा है। तो लॉजिकली रिलेटेड होता है। इसको इसको जो मैनेज करता है डेटाबेस को, उसको हम बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से आपका होता है, इसका एग्जांपल है आपका
इसको एक्सेस करने के लिए एक आपका लैंग्वेज होता है एसक्यूएल, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके माध्यम से डीबीएमएस से डेटा आप फेच कर लेते हो, ठीक है ना। तो अलग अलग डेटाबेसेस आपके होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। टू पर्पस ऑफ असेंबली लेवल कोड टू ब्रिंग मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर, बिल्कुल गलत बात है भाई। असेंबली लेवल कोड जो था वो आपके कंप्यूटर का जो चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको कोड करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैन और कंप्यूटर को टुगेदर लाने के लिए बनाया गया था, तो बिल्कुल गलत बात है भाई। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है ये आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, यही कह लीजिए, ठीक है ना। इसका की आपका यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को कोडिंग के लिए। तो स्टेटमेंट वन इसका ट्रू होगा, स्टेटमेंट टू जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर के आना है सबको। तो पहले क्या कीजिए भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो है एल रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, ठीक है भाई। एम जो है वो नंबर सिस्टम को, ठीक है ना। एल जो है वो नंबर है, एम जो है वो बेस है। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ए टू डी व्हेन द कन्वर्टेड टू द बेस 10। तो सबको हम बेस 10 में लेके आते हैं भाई, तो बेस 10 में कन्वर्ट किया तो इसका 156 आ गया, इसका 155 आ गया, इसका जो है 157 आ गया, ठीक है ना। और इसका जो है आपका, उन सबको हम, इसका जो है 158 आ गया। अब डिसेंडिंग में सबसे पहले हम बड़ा को लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे भाई। सबसे पहले आपका डी आ गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं सी आ गया, उसके बाद आपका ए आ गया, फिर बी आ गया। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तरीका वही है, यहाँ पे 0 1 था तो पहले 16 के पावर 0 से किया, 16 के पावर 1 से, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, यहाँ पे 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, ऐसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। इस तरीके से करके हमने कर दिया, इसका आंसर ये आ गया। सिंपल है। तो नंबर सिस्टम जहां आए डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आगे कहते हैं द क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू हैज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। बिल्कुल ही ठीक बात कह रहा है, ठीक है ना। क्लॉक स्पीड जो होता है वो होता है कि आपका जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर है, वो कितना ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकेंड वो सॉल्व कर रहा है। तो देखिए रिसेंटली मतलब कुछ ही दिनों में, 2 3 साल 4 साल में, तो बहुत सिग्निफिकेंटली जो है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी सेम है। जो हमने यूएलएसआई यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वही यूज हो रहा है। तो क्लॉक स्पीड बहुत नहीं बढ़ता, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। क्योंकि हार्डवेयर की लिमिटेशन है, तो हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इसको करने के लिए, ठीक है भाई। तो क्लॉक स्पीड बिल्कुल ये सही बात है। सॉफ्टवेयर नाउ बीइंग यूज फास्टर, देयरफॉर द प्रोसेसर डू नॉट हैव द टू बी फास्टर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर हम फास्टर यूज करें तो माइक्रो प्रोसेसर हमको फास्टर नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी होती है कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर सकता है, इसी पे डिपेंड करता है आपका सॉफ्टवेयर का स्पीड भी। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, तो आर गलत है, ए सही है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो ये हो गया आपका, ठीक है भाई। अब आता है कंप्यूटर कीबोर्ड हैज द की मैट्रिक्स अंडरनीथ द कीज व्हेन द की इज प्रेस्ड इफ इट प्रेसेस अ स्विच दैट कंप्लीट। तो ये बेसिकली एक जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड इस तरह का होता है प्यारे बच्चों, और इसमें इसी तरह के जो होते हैं बहुत सारे बटन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बटन होते हैं इस तरीके का। जब एक बटन को आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, तो देखिए इस तरीके का जो होता है आपका एक काम होता है, ठीक है ना। इधर से आपका एक रेसिस्टेंस मान ली लगा दीजिए, और यहाँ पे जो होता है एक आपका बैटरी वैटरी कुछ लगा दीजिए, कुछ डिटेक्टर लगा दीजिए, यहाँ से ये क्लोज हो गया, ठीक है। अभी क्या है, ओपन है और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है तो चल नहीं रहा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो ये क्या होता है, सट जाता है इसके अंदर। तो पहले इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो पहला क्या होता है भाई, कंप्लीट सा सर्किट। सर्किट क्या है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। दिस अलाउ टू फ्लो, क्या भाई फ्लो करता है, अगर जैसे ही करते तो एक करंट फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे एक करंट फ्लो किया भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई। जैसे ही करंट फ्लो होता है द लोकेशन ऑफ द कीज प्रेस्ड। अब इस करंट से जो हमको पता होता है, वो पता चलता है हमको, ठीक है ना, कि आपका डी ई हो गया, और उसके बाद जो होता है आपका बी हो जाएगा, ये कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। तो द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कैलकुलेटेड, तो कौन सा लोकेशन का इस सर्किट के कंप्लीट होने से
कौन से लोकेशन का जो हुआ इसको कैलकुलेट करता है, जो करंट हुआ उसके माध्यम से, कहां से करंट आ रहा है उसके माध्यम से कैलकुलेट करता है। द लोकेशन ऑफ की इज प्लेस्ड इज कंपेयर टू द मैप। तो कौन सा मैप भाई? इसके लिए जो होता है आपका प्यारे बच्चों, वो होता है डीई, इसके बाद आपका हो गया बी, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे आपका आ जाएगा सी। तो कैरेक्टर मैप होता है आपका, उसके माध्यम से कंपेयर करता है, और उसके बाद जो होता है वही बाइनरी डिजिट जो है आपको कंप्यूटर को पास कर देता है कि देखो भाई इसको तुमको प्रोसेस करना है। और कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आज की कोड में उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो DEBCA इसका आंसर होगा। तो एक कैसे जो है कीबोर्ड काम करता है इसका पूरा का पूरा एक सिस्टम बताया इसने, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, सेम काम करना है। यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं किया, इस बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। डेसिमल का जो इधर होता है 0 1 2 3 होता है, इधर आपका -1 और -2 होता है। यहाँ पे मैंने यही किया, 2 की पावर -1 2 की पावर -2, -1 को हम बट्टे में कर देते तो खत्म होता है, तो 1/2 1/4, इसको हमने ऐड किया तो इतना आ गया। सेम इसी का कह दिया 4 की पावर -1 तो इतना हो गया, फिर 8 की पावर -1 तो इतना हो गया, और इतना कर दिया, ये हो गया। अब सब आ गया भाई। तो सबसे ज्यादा देखिए कौन है, सबसे ज्यादा जो है आपका वो सी है, तो सी पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका ए आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, और फिर ये आएगा, तो CABD यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, सारे के सारे को हमने ये किया, दशमलव के इस साइड वाले का माइनस होता है, दशमलव के इस साइड वाला का प्लस होता है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, that's all। उसके बाद जो है आपका ये मैंने बता दिया। अब इसका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट इक्वलिटीज आर ट्रू। अब यहाँ पे कह रहे हैं ट्रू करने की बात कर रहा है रे भाई, तो ट्रू करने की बात कर रहा है तो देखिए इसका सारा का सारा ही ट्रू है। अगर आपको देखने का मन करेगा प्यारे बच्चों तो पहले कर लेते हैं, 127 है, 127 अगर है यहाँ पर, तो अगर निकालिएगा आप इसको, तो दू छक्का 12, द्वितीय 6 और 1 हो गया। फिर हम दूसरा पे आते हैं, 31 दूनी 62, 1 आ गया। फिर 2 से करते हैं, 15 दूना 30, और फिर हो गया आपका 1। फिर 2 से करते हैं, 7 दूनी 14, और हो गया आपका 1। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 1 आ गया। और फिर 2 से करेंगे तो 1 और 1, 2 4 6 एक साथ, 2 4 6 एक साथ। अब 0.125 है, तो 0.125 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, और इसके बदले में 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव की साइड 0 है। फिर 0.25 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.50, इधर भी 0 आ गया। फिर 0.50 को हम 2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.0, तो यहाँ 1 आ गया, तो 0 0 1। तो ये बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर आप सबका कैलकुलेट करिएगा तो इस चारों ही ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पे बस यही था कि 4 से आपकी बार भाग देना, फिर 8 से, फिर 16 से। इसका कह रहा है सिंपल सा 0 1 2 3 कर लीजिए, जो 0 है खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 6 2 की पावर 5 2 की पावर 2 2 की पावर 1 ऐड कर दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 102, ठीक है। सिंपल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आ गया, कह रहा है व्हेन कंप्यूटर इज, कह रहा है व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बायोस लोकेट लोडेड फ्रॉम, ये रोम से लोड होता है। बायोस के बारे में देख लीजिए, बायोस क्या होता है, एक कंट्रोलर होता है दैट वेक्स अप ऑल हार्डवेयर पार्ट्स, जितने भी आपका हार्डवेयर है उसको जगाने का काम करता है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम हो गया, ये सारी चीजें को जगाने का काम करता है। उसके बाद जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका
व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर चेक एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो ये जो आपका बायोस होता है वो चेक करते हैं कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड आफ्टर चेकिंग ये क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ओपन करने का काम करता है। ठीक है, और क्या बायोस काम करता है भाई, और बायोस काम करता है कि विदाउट बायोस योर कंप्यूटर हार्डवेयर वोंट नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू वर्क। ठीक है भाई, तो ये हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर थ्रू द बायोस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर से कैसे बात करता है, थ्रू बायोस। तो बायोस का इतना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, रैम में ये होता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि द व्हाट इज द बेस 10 इक्विवेलेंट टू द बेस 4 ऑफ 3013। 3013 का बेस 4 है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, कर दीजिए, सेम तरीका है। 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर्स को और ऐड कर दीजिए, इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये होता है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बट समझना होता है। सीडी रोम स्टैंड फॉर, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का होता है रीड ओनली मेमोरी, चौथा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फोर्थ जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन की बात कर रहा है, तो हमें पता है फर्स्ट क्या था भाई, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड क्या था, ट्रांजिस्टर। थर्ड था आईसी। और फोर्थ जो था वो वीएलएसआई था, जिसी को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। आगे बात कर रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, रोम, डीवीडी रैम एंड रैम। देखिए भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है। तो अगर पढ़िएगा आप तो आपको समझ में आएगा कि हैज नो मूविंग पार्ट। ये मैंने पढ़ाया था एसएसडी में। देयर फॉर अ वेरी रोबस्ट एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है भाई, एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत रोबस्ट होता है, टूटता भी नहीं है। ठीक है भाई। बाकी बात ऑप्टिकल मीडिया दैट यूजेस कंसेंट्रिक ट्रैक्स टू अलाउ द साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन। ये आपका डीवीडी रैम होता है। रैम होता है रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है, तो रीड एंड राइट की कैपेसिटी डीवीडी रैम में। डीवीडी रोम होता तो नहीं होता, रैम के अंदर होता है। ठीक है ना, रीड एंड राइट की। तो इसका हो जाएगा पहला। फिर रोम की अगर बात करें तो है, रोम के अंदर जो होता है आपका नॉन वोलेटाइल होता है नेचर एंड स्टोर्स फर्मवेयर। बिल्कुल सब बात है भाई। फर्मवेयर जो होता है ऐसा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के अंदर हम बर्न करते हैं उसी को फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रोम है, तो नॉन वोलेटाइल हो गया, और वोलेटाइल जो पार्ट है वो रैम है। तो कुल मिला के जो इसका आंसर आता है वो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। दूसरा आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम। आगे जो है आपका वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर है स्मॉलर इंटरनल मेमोरी देन द डेस्कटॉप कंप्यूटर। बिल्कुल गलत बात है भाई। मेन फ्रेम बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है ना, और इनका ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा मेमोरी होती है इसकी। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर मेन फ्रेम ही होता है। ठीक है भाई, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बिजनेस पर्पज के लिए यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं। तो ये गलत बात है भाई। स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ठीक है, तो स्प्रेडशीट बेसिकली एक्सेल को कहते हैं, और वर्ड प्रोसेसर जो होता है डॉक्यूमेंट को कहते हैं, एमएस वर्ड को। तो इस तरीके से जो है 50 के 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सभी को। सभी को प्रणाम। सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।